डाउट्स डिस्कस करेंगे। पहले सेकंड यूनिट का थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाती हूँ बेसिक सा। सबसे पहले बात करते हैं करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या कहलाता है? आपका करंट। अगर डीसी करंट है तो लाइन इस तरीके से होगी, अगर एसी करंट है तो इस तरीके के वेरिएशन होता है टाइम के साथ करंट का। ठीक है, ये एसी करंट होता है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ये आपका डीसी करंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इसके अंदर, सबसे पहले मैंने बेसिक में समझा था करंट क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड ए करंट। अगर डीसी की फॉर्म में फ्लो होगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी टाइम के साथ इस तरीके से, और आपके पास अगर एसी की फॉर्म में फ्लो होगा तो इस तरीके से क्या आएगा, उसके अंदर वेरिएशन आपका फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। क्या बताया था? ये एक कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है आपके पास? ये आइसोलेटेड कंडक्टर। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। कंडक्टर के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि जितनी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करोगे उतनी ही आप अपोजिट अमाउंट में यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी? प्रोड्यूस होगी। मतलब ई एक्सटर्नल बराबर होगा नेगेटिव ऑफ ई इंटरनल के। देखो बेटा, ई एक्सटर्नल बराबर होगा किसके? ई इंटरनल के। मतलब कि ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। जब ये इधर आएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल नेट क्या हो जाएगी? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपकी? जीरो। इन दैट सिचुएशन इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं आपके? रैंडमली। तो जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻⁴ एवरेज थर्मल स्पीड कितनी होती है? एवरेज थर्मल स्पीड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फिर भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं रैंडमली। क्योंकि कारण? किसके कारण? थर्मल एनर्जी के कारण। किसके कारण हो रहा है ऐसा? ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। मैंने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। ऐसा किसके कारण हो रहा है? थर्मल एनर्जी के कारण। क्योंकि कंडक्टर का टेम्परेचर और एक्सटर्नल टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट होता है, इसलिए वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। और एवरेज थर्मल जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? जीरो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? इनिशियली आपकी जीरो। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपकी? जीरो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी? जीरो। थर्मल स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, थर्मल स्पीड जीरो नहीं है, क्या जीरो है? नेट एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। इतनी बात समझ आ गई। अब हमारे पास क्या होता है, जब हम इसको किसी बैटरी से लगाते हैं, किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, इस कंडक्टर को किसी बैटरी से लगाया तो पहली वाली सिचुएशन में तो क्या होता है? जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं आइसोलेटेड कंडीशन में, ठीक है। तब क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो। इलेक्ट्रॉन एक जगह एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब जब आपने बैटरी से लगा दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो, ठीक है। जब आपने इसको बैटरी से लगा दिया तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पाथ मिल गया। इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया? पाथ। और इलेक्ट्रॉन इस पाथ के थ्रू, इस वायर के थ्रू कंडक्टर में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। वो अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब वो एक्सेलरेट कितना कर रहा है? क्या? और हमें लग रहा है वो बहुत तेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन
अपोजिट डायरेक्शन में सीधा सीधा एक्सेलरेट हो रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, फिर यहाँ आया और यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और फिर वो यहाँ चला गया, तो देखो वो यहाँ से चल के फिर वो यही पहुंच गया, तो वो सिर्फ इतनी सी पोजीशन में ड्रिफ्ट हुआ है। ड्रिफ्ट मतलब खिसकना, और एन एवरेज जीरो हो जाती है, क्योंकि रैंडम मोशन में क्या होता है कि एक बार इलेक्ट्रॉन इतना चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, तो ये रैंडम मोशन होता है। ये क्या होता है आपका रैंडम मोशन। जब एक्सटर्नल फील्ड होती है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर इस तरीके से, इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स ये ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल वो थोड़े थोड़े, जब एक्सटर्नल फील्ड के थ्रू जब हम इनको कनेक्ट करते हैं, पहले तो ये रैंडमली होते हैं, पहले तो ये इस वाली सिचुएशन में होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो थोड़े थोड़े अपनी पोजीशन से खिसक जाते हैं, डाइपोल्स हल्के से इधर खिसक जाते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, किसके कारण? ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बैटरी लगा दी, इस एनर्जी के कारण क्या हो जाता है, वो खिसक जाते हैं थोड़े से। ठीक है, तो हमें लगता तो ऐसा है कि वो बहुत तेज गति से स्पीड में एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो थोड़ा सा खिसकता है हमारे पास। बिल्कुल क्या होता है एक्चुअल में, वो माइनर सा क्या होता है, वहां पे वो खिसक जाता है। तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लग रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, ma इज इक्वल टू qe, q क्या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो क्या बन जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू e बाई m। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, और ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव। ये क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है u प्लस at। ठीक है, t को क्या लिखेंगे, टो। टो क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। टो क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ पे टकराया, फिर आगे बढ़ा, फिर टकराया, फिर आगे बढ़ा, फिर टकराया, फिर आगे बढ़ा। जो टकराता है इलेक्ट्रॉन तो कोलिजन होता है, कोलिजन होता है तो रेस्ट में आता है थोड़ी देर के लिए, और फिर आगे बढ़ता है, रेस्ट में आता है, फिर आगे बढ़ता है, रेस्ट में आता है बैटरी की एनर्जी के कारण, फिर आगे बढ़ता है। तो रेस्ट में आने के कारण इस टाइम का नाम क्या दिया, इस कोलिजन से इस कोलिजन के बीच का टाइम क्या कहलाता है, टो। टो मतलब रिलैक्सेशन टाइम, टो मतलब रिलैक्सेशन टाइम। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो इस टी को हम टो से लिख देंगे, तो यू एवरेज प्लस ए टो। तो यू एवरेज वेलोसिटी तो मैंने इनिशियली समझा दी थी, क्या थी आपकी, जीरो है। एवरेज वेलोसिटी इनिशियली क्या थी आप लोगों की, जीरो। अब जब यहां से इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू a इंटू टो। तो v a की वैल्यू क्या है, e टो e बाई m इंटू टो। तो ये क्या आ गई, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या आ गया आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं आप इस चीज को कि E क्या होता है, V बाई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई एल होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस E V बाई एम एल इंटू टू। दिस इज ऑल्सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बताइए समझ आया है नहीं आया ये वाला पॉइंट, क्लियर हो गया सबको? बताइए जल्दी से कमेंट करके। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो आपके पास आपको ये रिलेशन निकालना है, ANEVD। ठीक है, अब आपके पास मान लो एक कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर, ये इसका क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं आपके। तो इस देखो एक बात छोटी सी है, ये dt टाइम में इलेक्ट्रॉन इधर से मान लो इधर चला गया dt टाइम में, ठीक है। dt टाइम में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर खिसक गया या इधर खिसक गया, कोई सी साइड मान लो, मान ले मैंने बैटरी उल्टी लगाई थी, इलेक्ट्रॉन इधर खिसक गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर कितना आएगा, जितना इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन इधर कितना आएगा इस वाले रीजन में, यहाँ पे जितना ये इलेक्ट्रॉन इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रॉन होंगे और ये
dt टाइम में। तो ठीक है, तो dt टाइम को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू dt। तो ये डिस्टेंस क्या बन गई, v इंटू में dt। ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है, स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल n क्या बन जाएंगे, n इंटू वी, n इंटू वी। तो n इंटू वी इलेक्ट्रॉन इधर आए मान लिया, n इंटू वी चार्ज फ्लो थ्रो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। किसमें से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है आपके पास, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इतना, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, e। भाई इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, e। टोटल कितना चार्ज फ्लो करा, n इंटू ई। भाई n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं आपके इधर से इधर, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, e। तो टोटल कितना चार्ज फ्लो करा, n इंटू ई, चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू क्या है आपके पास, इस कैपिटल N की, n इंटू वी इंटू ई। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, v क्या, e क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, v क्या है वॉल्यूम, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, v को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ। v को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ। क्या बना, n इंटू v इंटू l इंटू d लिख लो, ये d डिस्टेंस थी l इंटू e, सॉरी a, और ये l डिस्टेंस कितने के बराबर है, v इंटू dt के। तो ये बन जाएगा आपके पास n a v dt इंटू q। तो dq चार्ज जो इधर से इधर फ्लो करा, भाई टोटल में तो चार्ज q है, एक स्मॉल एरिया क्रॉस सेक्शन से मान लिया था कितने चार्ज फ्लो कर रहा है, dq, ये dq चार्ज था आपका। तो dq चार्ज क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास, क्या आपके पास n a v dt इंटू q। ठीक है, तो dq बाई dt क्या बन जाएगा, n a v इंटू में इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड से चलेंगे आगे, तो vd लिख दिया ड्रिफ्ट स्पीड के लिए मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या लिख दिया मैंने, vd इंटू ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो आई क्या बना आपके पास, dq बाई dt क्या बन गया, आई। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, n a v d e। यही आपको प्रूव करना था, a n e v d। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से समझ लीजिए, एक आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया, इधर से कितना चार्ज फ्लो करेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, n इंटू वी, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, e। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, n इंटू में e, और इस कैपिटल N क्या है, टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू v। तो n इंटू वी, ये लिख दिया यहाँ पे। v को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ, ये लिख दिया। l लेंथ, ये l लेंथ में इतने चले, इसके लिए टाइम मैंने l लेंथ के लिए टाइम क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन किससे चलते हैं, इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो आप ये एक्सटर्नल फील्ड लगा रखी है इसमें, ये मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, लगा रखी है इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पुट कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया I इज इक्वल टू a n e v d। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना बताओ समझ आया या नहीं आया। नेक्स्ट देखिए आगे, अब आपके पास रिलेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू a n e v d। vd की वैल्यू कितनी थी, e टो बाई m, और e की वैल्यू क्या होती है, v बाई l। तो इसको भी लिख लो, तो ये बन गया e v बाई m l इंटू टो। तो I की वैल्यू क्या बन जाएगी, a n e v l, v d की वैल्यू यहाँ रख दो, इस v d की वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या बनेगा ये e v
रेजिस्टेंस क्या होता है, कोलिजन। कोज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, कोलिजन। यहां से I बाई वी निकालो, इस V को नीचे ले जाओ, तो यहां से देखो I, ये V नीचे आ गया, क्या बना, ANE स्क्वायर ML इंटू टो, ठीक है। I V बाई I, देखो V क्या होता है यार, तो I क्या बन जाएगा, V बाई I होता है R, तो I बाई V क्या बन जाएगा, 1 बाई R, ANE स्क्वायर ML इंटू टो, उल्टा कर दो, R क्या बन जाएगा, ML अपॉन में ANE स्क्वायर टो, ठीक है। तब R का फॉर्मूला क्या होता है, L बाई ए, देखो ये L बाई ए तो अलग निकाल लो, तो R M अपॉन में NE स्क्वायर टो L बाई ए, ये क्या बन गया, रो, ये किसकी वैल्यू बन गई, रेजिस्टिविटी की, तो R क्या हो गया, रो L बाई ए, और रो की वैल्यू क्या है आपके पास, M अपॉन में NE स्क्वायर टो, रो की वैल्यू क्या आई आपके पास, ME स्क्वायर इंटू में टो, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम टेम्परेचर का इफेक्ट और डिस्कस कर लेते हैं आज एक बार। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, क्या हुआ, ठीक है। देखो ये हमारे पास ये फैक्टर आ गया, यहाँ लिख दिया मैंने। अब आपके पास देखो इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज, नॉन लीनियरली, ठीक है, इन केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, हम टॉपिक का नाम ले सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, अब डाल सकते हो हेडिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये किस केस में डिस्कस करा आपने, कंडक्टर के केस में। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के केस में देखो, सेमी कंडक्टर के केस में ये रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, और ये क्या है, टेम्परेचर, इस केस में डिक्रीज होगा आपके पास। सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है आपके पास, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि सेमी कंडक्टर में एक होता है वैलेंस बैंड और एक बात करता है कंडक्शन बैंड। सेमी कंडक्टर के केस में, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा सा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मेटल में, ठीक है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतने मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे। उतने ही मोर एंड, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतने ही मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जंप कर जाता है, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतना ही करंट क्या होगा, इंक्रीज, और करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर। अब हम बात कर लेते हैं अगला, एलॉय का केस। एलॉय में क्या होता है, एलॉय आर लेस इफेक्टेड विद द टेम्परेचर। एलॉय के केस में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर इफेक्ट तो होता है लेकिन लेस इफेक्ट होता है। जैसे मैं इन तीनों का अगर मिक्स बनाऊं टेम्परेचर के साथ, तो ये वेरिएशन किसका है, कंडक्टर का, ये वेरिएशन किसका है, कंडक्टर का, और ये वेरिएशन किसका है आपका, सेमी कंडक्टर का, सेमी कंडक्टर को शो करेगा। और ये वाला वेरिएशन जो मैंने डॉटेड से दिखाया ये एलॉय को इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये आपका एलॉय, ठीक है। तो इस केस में इस एलॉय लिस्ट इफेक्टेड होते हैं विद द टेम्परेचर, इसीलिए जो कांस्टेंट और मैग्नीन की जो वायर है वो आपके एलॉय की बनी हुई होती है, ठीक है। किसकी बनी हुई होती है, आपकी एलॉय की जनरली बनाते हैं उसी वायर, क्योंकि वो लिस्ट इफेक्टेड होते हैं विद द टेम्परेचर की, ठीक है। एक बार ये नोट समझ आ गया। अब कुछ डाउट्स थे, किसी बच्चे ने सेंड करे थे, वो डाउट्स मैं डिस्कस करती हूँ। देखिए डाउट नंबर फर्स्ट, देखिए मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन सेंड करे थे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डाउट देखिए आपके पहले। मीटिंग से 45 मिनट की थी। क्वेश्चन देखिए,
is gradually stretched to double its original length. Gradually stretched to double its original length. It is then cut into two equal parts. These parts are then connected in parallel across a 3-volt battery. Find the current draw from the battery. Find current draw from battery. ये क्वेश्चन है आपके सामने. A wire of 15 ohm resistance is gradually stretched to double its original length. It is then cut into two equal parts. एक वायर उसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया. ठीक है, तो R डैश, ये एक फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को YouTube में समझाया था तब आपको पिछले वीडियो लेक्चर में कि R डैश कितने के बराबर हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू R के, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहेगा आपका कांस्टेंट. तो कितना कर रहा है वो डबल, तो R डैश कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना आपका 50. इसका लॉन्ग मेथड भी समझाया था और शॉर्ट भी, दोनों समझाए थे आपको. तो ये शॉर्टकट मेथड था. R डैश कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 15 60 ओम. टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 60 ओम. फिर वो कह रहा है इट इज देन कट इनटू टू इक्वल पार्ट. इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम, इसको कट कर दिया. ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में. ठीक है, और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस था 60 ओम, इसको बीच से कट करा और किस में कनेक्टेड कर दिया, पैरेलल में. तो बीच से कट करा तो कितना बच गया 30 ओम. इसका रेजिस्टेंस कितना बच गया आपका 30 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के. ठीक है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ हाफ कर दे तो रेजिस्टेंस यहाँ से हाफ हो जाएगा आपके पास. तो ये 30 ओम. तो R इफेक्टिव यहाँ से कितना आ जाएगा 30 क्रॉस 30 प्लस 30. ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 ओम. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ से कितना आ गया आपका 15 ओम. ठीक है, पोटेंशियल R कितना आ गया आपका 15 ओम और आपके पास V कितना है 3 वोल्ट. तो I क्या हो जाएगा V/R 3/50, तो 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर. बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा आपका 0.2 एम्पियर करंट जो है बैटरी से आपका फ्लो करेगा. नोट करिए जल्दी से. क्वेश्चन समझ आया? पूजा समझ आ गया? पूजा क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इसमें क्या कह रहा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2.20 ओम हैज ए लेंथ ऑफ 2 मीटर. एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 2.2 ओम ले लो या 2.0, एक ही बात है. 2.2 ओम ले लेते तो थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, बाकी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. हैज ए लेंथ ऑफ 2 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर है. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सिमिलर वायर. एक सिमिलर वायर है विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जो इसके साथ किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में. ठीक है, पैरेलल विद ए 2 मीटर लेंथ वायर. ये जो 2 मीटर है इसके साथ, ये जो लेंथ है इसके साथ 2 मीटर में क्या है कनेक्टेड है. विच गिव ए रेजिस्टेंस. ये जो R रेजिस्टेंस आपको इस R रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्ट करा है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. ये जो R रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, जबकि इन दोनों का इफेक्ट
1.2, पहले ये निकालो, इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालो ऊपर वाली वायर की, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा 2.2 डिवाइड बाई 2, तो 1.1 ओम मीटर ये आ जाएगा। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1.2.2 प्लस 1 अपॉन ये कितना है आर आपका, ये निकालना है आपको, ये आर इफेक्टिव 2 दे रखा है उसने, तो 2 डिवाइड बराबर 1.2.2 प्लस 1 बाई आर, तो ये यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 1 बाई आर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 1 बाई आर एक साइड रख लो, ये इधर ले जाओ, 1/2 माइनस 1.2.2 एलसीएम 2 क्रॉस 2.2, 2.2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 डिवाइड बाई 4.4, या सीधा लिख लो 2 क्रॉस 2.2, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाई 10, 2 क्रॉस 22 डिवाइड बाई 10, पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर नीचे आएगा, इस 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बाई आर की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/22, तो आर कितना आ जाएगा 22 ओम, आर कितना आ जाएगा 22 ओम। अब देखो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है 1.1 ओम, तो इसके लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना कैसे निकालोगे, आर डिवाइड बाई एल, आर इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आर डिवाइड बाई एल हो जाएगा, ठीक है। इस एल को इधर ले आओ, तो ये बना, इसको एल इधर आ गया, इसको नीचे ले जाओ, आर अपॉन में रेजिस्टेंस, ये एल उधर आ गया और ये नीचे चला गया, तो रेजिस्टेंस ये दिख नहीं रहा, मैं इधर लिख देती हूँ, तुम नोट कर लो, ये नोट कर लो, एक बार इधर लिख रही हूँ मैं, ये शॉर्ट स्क्रीन, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रही हूँ, पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, मतलब आर अपॉन में आर, इस शॉर्टकट इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो एल रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, आर, आर रेजिस्टेंस कितना है आपका 22 ओम, तो 22 पर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी निकाली हुई है आपने 1.1, तो ये आ जाएगा 20 मीटर, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20 मीटर। तो इस लेंथ की वैल्यू एक पूछी थी उसने क्वेश्चन में, इस लेंथ की वैल्यू क्या होगी, तो कितनी आ जाएगी 20 मीटर, इस लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी है 20 मीटर। देखो ये आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और इसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, वो कह रहा है एक दूसरा रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक दूसरा रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करा है, जिसका रेजिस्टेंस भी नहीं पता, जिसकी लेंथ भी नहीं पता, लेकिन इन दोनों का इफेक्टिव वैल्यू कितनी है 2 ओम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसके लिए निकालो मैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 2.2 है डिवाइड बाय 2, तो 1.1 आ गया, ये कितना आ गया 1.1 आ गया। अब ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसमें है पैरेलल में, कॉम्बिनेशन किसमें आपका ये पैरेलल में, तो 1/r इफेक्टिव 1.2 प्लस 1/r हो जाएगा, तो ये इसको इधर ले आई मैं, तो ये माइनस, ये 1/r एक साइड रह गया, इसको यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करा तो r की वैल्यू आ गई 22 ओम, मतलब ये जो r इसके साथ पैरेलल में लगाया था इसकी वैल्यू आ गई आपकी 22 ओम। हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो निकल गया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें ये पता है कि इस क्वेश्चन में ये गिवन है, हमें सिर्फ इतनी नॉलेज है इस क्वेश्चन से कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना 1.1 ओम, तो मुझे ये पता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या होता है R/L, तो मैं इस L को इधर ले जाऊं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को नीचे ले आऊं, मैं इस L लेंथ को ऊपर ले जाऊं और ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को नीचे ले आऊं, ये मैं L को ऊपर ले गई और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को मैं नीचे ले गई, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितनी है 1.1 और रेजिस्टेंस कितना है 22, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी 20 मीटर। क्वेश्चन में इसकी लेंथ ही पूछी
पूछी थी उसने।